लोगों को भी लाभ होगा क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आती है, पेमेंट हो जाता है, तो मुझे लगता है होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, छोटे व्यापारियों के प्रतिनिधि भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, लेकिन पहले जरा स्वास्थ्य क्षेत्र, क्योंकि वो 2 साल जो कोरोना के गुजरे उसमें सबने कहीं ना कहीं फोकस में, सेंटर में स्वास्थ्य क्षेत्र को लाकर खड़ा कर दिया और फिलहाल उसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे साथ यहां पर खास मेहमान डॉक्टर अंशुमन कुमार मौजूद हैं, जो डायरेक्टर हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, धर्मशाला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। तो डॉक्टर अंशुमन, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार के बजट से? आपका सवाल। स्वास्थ्य की लचर हालत सबको पता है, उस पर ज्यादा बताने की जरूरत है। बजट से उम्मीद इतनी होती है जितनी 4 थ्योरी है हमारी फॉर्मूला कैलकुलेट करने, उससे जो बेस्ट थ्योरी मानी है उससे कहता है 5% हिंदुस्तान के हिसाब से जीडीपी का स्वास्थ्य पे आना चाहिए, जो अभी भी प्रोजेक्टेड 2025 में 2.5% है। रिसर्च पे 2% की बात होती है, हमारा 0.02% है। और प्रिवेंशन पे जो हमारे हेल्थ बजट को लोड कम कर सकता है वो हमारे 0.008% है। तो प्रिवेंशन पे हमारा काम नहीं है। कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली आना पड़ता है और इसमें मशरूमिंग हो रही है प्राइवेट हॉस्पिटल की। तो ये बजट एलोकेशन क्या हम डिसेंट्रलाइज, डिसेगमेंट करके कर सकते हैं? बजट बढ़ा सकते हैं, रिसर्च और प्रिवेंशन पे ज्यादा काम कर सकते हैं, खास करके लाइफस्टाइल डिजीज को, तो हमारा देश का स्वास्थ्य कुछ बेहतर होगा। नहीं तो कैंसर तो है ही स्वास्थ्य व्यवस्था को, अब वेंटिलेटर पे भी है, कोरोना में आपने देखा ही। इसके लिए क्या उपाय है? बिल्कुल, ये दूरगामी जो सोच चाहिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। नहीं, बिल्कुल सही है जी। देखिए, वैसे देखा जाए तो हमारी जो एक लक्ष्य हमारे सामने काफी सालों से हमने रखा है देश के सामने कि 6% ऑफ जीडीपी शुड गो इनटू हेल्थ केयर, ऐसा हमारा एक लक्ष्य रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि केंद्र सरकार का जो अभी बजट आएगा वो एक ही सरकार का, केंद्र सरकार का बजट रहेगा, उसमें 6% तक हम नहीं पहुंचे। लेकिन हेल्थ इज अ सब्जेक्ट विच इज हैंडल बाय स्टेट्स और सेंटर, दोनों मिलकर ही उसको हैंडल करते हैं। तो हमारे जितने भी राज्य हैं उनके जो बजट हेल्थ के लिए किया जाता है उसको भी उसमें हम साथ में लेना चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि टोटल जीडीपी का कितना हिस्सा हेल्थ केयर पे जाता है। यदि आप देखेंगे तो काफी बड़ी मात्रा में वृद्धि हेल्थ के बजट में राज्य के और केंद्र सरकार के, और केंद्र सरकार ने उसमें लीड लिया है। आपको मालूम है नेशनल हेल्थ मिशन आज मोदी सरकार चला रही है, उसमें बहुत सारे बिंदु है। उसमें एक तो बहुत बड़ी मात्रा में जो आयुष्मान भारत योजना जो है, इसमें लोगों को आज, पहले हमारे पास दुर्भाग्य से हमारे देश में कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, बहुत बड़ी अच्छी रोबोस्ट सिस्टम नहीं है। तो कोई बीमार हो जाता है तो जो बीमार जो हो गया वो तो बीमार हो ही गया, लेकिन उसका परिवार भी बीमार हो जाता है, क्योंकि अभी पैसे कहाँ से देंगे, इतना बिल आएगा हॉस्पिटल से, कहाँ से भुगतान कराएंगे। तो मुझे लगता है इसीलिए आयुष्मान भारत इट्स अ वेरी गुड सोशल सिक्योरिटी की एक योजना बनी है। इसमें से बहुत सारे जो इलाज के है, जैसे इंक्लूडिंग कैंसर, इसके ऊपर भी आज सरकार की तरफ से उसके लिए धन दिया जाता है। डायलिसिस करने के लिए भी सरकार की तरफ से धन देने की योजना है और उसका यूनिवर्सलाइजेशन बढ़ रहा है, वो कैशलेस होता है। आप कहीं कोई भी अस्पताल में जाके उसका आप लाभ ले सकते हैं। ये बड़ी मात्रा में ये योजना काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है। फिर जो खास करके बड़े बड़े जो रोग है, डिसीजेज है, इसके ऊपर भी अलग से नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है प्रिवेंटिव हेल्थ, ये भी एक बहुत बड़ा इसमें से काम है। प्रिवेंटिव हेल्थ इस तरह है कि आपको पहले बीमारी ना हो, तो इसके लिए आयुष की तरफ से भी बहुत बड़ी मात्रा में काम किया जा रहा है। साथ ही में आप देखेंगे तो अभी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी, जैसे आपने कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो रिसर्च हमको करना चाहिए कि प्रिडिक्टिव मेडिसिन के ऊपर जो जीनोमिक्स है, कि आपको पहले ये खबर चले पहले ही, यानी कोई एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता चले, डॉक्टर को ही पता चले कि आपके जीन्स में कुछ ऐसी कुछ कमी रही है, क्योंकि आपके पिछले कुछ पीढ़ियों में ऐसी कुछ कमियां रही थी, तो आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिडिक्टिव मेडिसिन के लिए भी रिसर्च करने की जरूरत है। वो रिसर्च करने के लिए भी जीनोमिक्स में हो, अलग अलग इस तरह के बिंदुओं के ऊपर भी काम चल रहा है। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप लेके यदि काम करेंगे तो मुझे लगता है ब्लॉकचेन खास करके आपको ये पता चल सकता है कि इतने इतने बड़े बड़े जो वर्ग है हमारे समाज के, इसी एक वर्ग को यदि एक बीमारी से वो परेशान होते हैं, जो डायबिटीज होगी, जो लाइफ स्टाइल डिसीज है, तो मुझे लगता है ऐसे ऊपर भी हम टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हो। इसीलिए टेक्नोलॉजी, आपने बिल्कुल सही कहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट should not be just limited to one disease, but to look at
डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, उसको किस तरह से लाया जाए, इसके ऊपर भी काम होगा। जी। चल भी रहा है लेकिन और होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। सर मेरा ना 2 स्पेसिफिक सवाल है। एक तो ये कि जो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग, क्या आपको नहीं लगता है कि उनका इलाज जांच फ्री होना चाहिए? इस दिशा में क्या सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा? एक सवाल। और दूसरा, ATD, वो जो स्वास्थ्य खर्च के लिए जो छूट मिलती है, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए जो छूट मिलती है, क्या आप समय नहीं आ गया है कि उसकी लिमिट बढ़ाई जाए? नहीं, पहला जो आपने कहा बिल्कुल सही है जी। कि यदि हमारे पास आयुष्मान भारत एक योजना है, लेकिन वो सब लोग उसमें आजकल भी सम्मिलित नहीं है, तो जो इंश्योरेंस खरीदना चाहेंगे तो इंश्योरेंस खरीदने के लिए जो पैसा देते हैं इसके ऊपर छूट ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरी बात आपने कही सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आने वाली है। आज हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्योंकि एक यंग पॉपुलेशन हमारे देश में, लेकिन 20-25 साल के बाद हमारे देश में 60 के ऊपर के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। शायद विश्व में इतने बड़े मात्रा में 60-65 साल से ऊपर के लोग नहीं रहेंगे। तो उनके और आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है, यानी जो 65 साल जिन्होंने क्रॉस किया और शायद 20-25-30 साल रहने की उम्मीद है, तो ऐसा एक 30 साल का जो एक स्पैन रहेगा, लाइफ स्पैन, जिसमें हेल्थ भी थोड़ी सी जितनी ताकतवर नहीं रहेगी जैसे पहले जैसी, और हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो उनके लिए कुछ न कुछ प्रावधान हमें करना पड़ेगा। इसके लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि आयुष्मान भारत से लेके काम किया, लेकिन मुझे लगता है एक बड़ी मात्रा में यूनिवर्सल एक इंश्योरेंस किस तरह से किया जाए, इसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। ठीक है सर, अगला सवाल ले लेते हैं। पीयूष मोहन जी, आप आइए सर। ये छोटे व्यापारियों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपका सवाल। मेरा सवाल यह है कि छोटा व्यापारी पहले से ही बड़ा परेशान रहता था, अब नया आ गया है ई-कॉमर्स। जो सामान छोटे व्यापारी को जिस रेट में मिलता है उससे सस्ता ई-कॉमर्स उसको दे देती है, तो छोटा व्यापारी, उसकी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म से पहले ही आके खड़ी हो गई है, उसकी प्लेटफॉर्म उसको खड़ी उसको झंडी कौन दिखाएगा? ये दर्द है छोटे व्यापारियों का ना कि भाई ई-कॉमर्स से भी कैसे कम्पीट करें। जी देखिए, इसके लिए सर बैठ जाए। जो ई-कॉमर्स पॉलिसी पहले तो ऐसे बन गई है